नमस्कार दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा 2026 के लिए हमने PYQ सीरीज जो चला रखी है उसका आज 5वां भाग है। 5वें भाग में हम राजस्थान जीके के उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो पिछली बार आए हुए हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है थोरियम के लिए, यूरेनियम के लिए, लिथियम के लिए या जर्कोनियम के लिए दोस्तों। तो इसमें जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो है इसका यूरेनियम। ठीक है दोस्तों, रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है किसका? यूरेनियम का। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं जो रोहिल जो एक क्षेत्र है वो दोस्तों राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान के सीकर जिले में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों। अपने भारत सरकार द्वारा स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जो खोज की जा रही थी वो खोज दोस्तों राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल नाम के स्थान पर यूरेनियम के भंडार मिले हैं। और यहाँ अनुमान है कि दोस्तों 5185 टन यूरेनियम होने के यहाँ पर अनुमान लगाए गए हैं दोस्तों। कितने दोस्तों? 5185 टन यूरेनियम होने का। ठीक है दोस्तों, और इंडिया के अंदर जो है वो और भी कितने सारे यूरेनियम के क्षेत्र हैं। उनमें दोस्तों देखो, आंध्र प्रदेश के अंदर तुम्मापल्ली, क्या नाम है? तुम्मापल्ली कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के अंदर। और बात करें तो है चिट्रियल, और भी है, इसमें है पेड्डागट्टू, ये सभी आंध्र प्रदेश के अंदर है दोस्तों। तो ये यूरेनियम की बड़ी बड़ी खानें हैं दोस्तों। अगर जो हमारी ये जो खान है सीकर जिले में रोहिल नाम के स्थान पर, वहाँ पर दोस्तों ये जो हमें यूरेनियम मिला है वो भारत का बड़े होने की दृष्टि से 4th सबसे बड़ा निक्षेप होने वाला है। 4th सबसे बड़ा निक्षेप होने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने जानकारी ली दोस्तों। अगर हम हमारे और जानकारी लें कि भारत सरकार द्वारा जो परमाणु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उस परमाणु कार्यक्रम के अंदर भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में लगाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से लगाए गए हैं? कुछ तो आपको याद भी होंगे दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक है रावत भाटा जो कि अपने राजस्थान के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, और आपको ध्यान में रखना है तारापुर, ये दोस्तों है आपका महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो है वो है कुडनकुलम, यह है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। यह है आपका तमिलनाडु के अंदर। 4th वन जो है दोस्तों वो है आपका काकरापार, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह है गुजरात के अंदर। 5वां जो है दोस्तों कलपक्कम, यह है दोस्तों कर्नाटक के अंदर। नहीं, ये भी तमिलनाडु के अंदर ही है दोस्तों, ये है तमिलनाडु के अंदर। और छठा जो है दोस्तों वो है नेरोरा, ये है दोस्तों आपका यूपी के अंदर। ठीक है दोस्तों, एक और बाकी है, वो भी आप लिख लीजिए। 7वां है कैगा, यह है दोस्तों आपका कर्नाटक के अंदर। किसके अंदर? कर्नाटक के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो जो 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन में ऑप्शन पहला आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल,
सी राजगोपालाचारी, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है जवाहरलाल नेहरू। यानी 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के अंदर आते हैं। किसके अंदर? एकीकरण के अंदर। आपने पढ़ा भी होगा। तो राजस्थान का एकीकरण जो है उसके जो चरण है दोस्तों वो है टोटल 7 चरण। यानी राजस्थान का एकीकरण टोटल 7 चरणों में हुआ। इसमें से दोस्तों पहला चरण है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ बना इसके अंदर दोस्तों। ठीक है, ये कब बना दोस्तों? ये बना आपका 17 मार्च 1948 को। इसको यहाँ लिख लीजिएगा, 1948 को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो चरण है दोस्तों वो है राजस्थान संघ का। क्या नाम है? राजस्थान संघ बना। ये कब बना दोस्तों? ये बना 25 मार्च 1948 को ही ये बना। ठीक है दोस्तों। तीसरा चरण जो है दोस्तों वो हमारा ये 18 अप्रैल वाला, 18 अप्रैल 1948 को ये बना। नाम क्या है दोस्तों इसका? संयुक्त राजस्थान। इसका नाम रखा गया उन्होंने संयुक्त राजस्थान। इसके बाद चौथा चरण दोस्तों, चौथे चरण में बना राजस्थान वो है ग्रेटर राजस्थान। कौन सा? ग्रेटर राजस्थान। कब बना दोस्तों? ये बना 30 मार्च को, 30 मार्च 1949 को। ठीक है दोस्तों। इसका जो पांचवा चरण है दोस्तों वो है अगेन, पांचवा चरण है दोस्तों इसका संयुक्त राज्य ग्रेटर राजस्थान। इसका जो पांचवा चरण है वो है संयुक्त राजस्थान प्लस ग्रेटर राजस्थान। ठीक है, ये इसकी डेट क्या रही है दोस्तों? ये रही है 15 मई 1949, 15 मई 1949। और जो इसका 6 चरण है दोस्तों वो है संयुक्त राजस्थान। ठीक है दोस्तों। संयुक्त राजस्थान का ये जो चरण है वो रहा 26 जनवरी 1950 को। और जो अंतिम चरण है दोस्तों 7वां चरण, जिसके अंदर राजस्थान बन गया था, ये बना था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों। इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। इन 7 चरणों के अंदर आपको मैंने सारे चरण लिखा दिए हैं। पहला चरण कब हुआ? मत्स्य संघ बना उसमें, तो 17 मार्च 1948। दूसरा 25 मार्च 1948। तीसरा 18 अप्रैल 1948। चौथा आपका 30 मार्च 1949। पाँचवा 15 मई 1949। छठा आपका 26 जनवरी 1950। और सातवां जो अंतिम चरण था वो 1 नवंबर 1956 को बना। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिण भांत फौज में नगारो चईजे उणी भांत बात में कई जरूरी हुए। तो राजस्थानी भाषा के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। इसके अंदर जैसे देखो, इसका जो आपको अच्छे से इसको अगर मैं प्रोनाउंस करके दिखाऊं तो जिण यानी जिस तरह से फौज के अंदर नगारा चाहिए होता है, उसी तरीके से बात कहते वक्त आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो बात कहते वक्त दोस्तों आपको किसकी ज़रूरत होती है? हुंकारो, थेकारो, जयकारो या हलकारो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हुंकारो। यानी बात के अंदर हामी भरना। क्या भरना दोस्तों? हामी, हाना बोलते ना अपन जब कोई बात करता है तो वो जो हामी है हमारी, हाँ ना बोलना, उसको बोलते हैं हुंकारा, अगर कोई भी हमें बात बता रहा है तो ये राजस्थानी भाषा के अंदर है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों की संख्या जहाँ जनसंख्या में 2001 से 11 के दशक में प्रतिशत दशक की वृद्धि राज्य की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि से अधिक रही। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास इसके अंदर 14,
15, 16 और 17। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है 16। ठीक है दोस्तों, सही जवाब क्या है इसका? 16। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अचल दास खींचरी वचनिका में किनारे जुद्दरो वर्णाभूयो। इसका जो सही मतलब है पूछना चाह रहा है वो है, अचल दास खींची की वचनिका में किस युद्ध का वर्णन हुआ है दोस्तों? तो इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन आपका अचल दास खींची अर मोहम्मद रे, इसका मतलब है और में, यानी अचल दास खींची और मोहम्मद शाह में, अचल दास खींची और होशंग शाह में, और अचल दास खींची और शेरशाह सूरी के अंदर के बीच, और अचल दास खींची और जहांगीर के बीच में। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है अचल दास खींची और होशंग शाह के बीच में ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों। और ये जो अचल दास खींचरी वचनिका है, इसके जो दोस्तों रचनाकार है, इसके जो रचनाकार है दोस्तों वो कौन है आपके याद रखना है आपको। इसके रचनाकार है शिवदास गार्डन। इसके बारे में एक सवाल पहले भी किसी शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोस में इसके बारे में भी चर्चा की थी। शिवदास गार्डन के बारे में पहले भी आपको ध्यान में रखना है। ये कृति लगभग दोस्तों 1430 से लेकर 1435 ईस्वी के बीच लिखी गई थी दोस्तों। आपको थोड़ा सा याद रखना है कब लिखी गई थी, 1430 से 1435 के अराउंड। ठीक है दोस्तों, और ये एक तुकबंदी वाली गद्य पद रचना है। कैसी है दोस्तों ये? तुकबंदी वाली गद्य पद रचना है दोस्तों ये। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान में भालू का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है दोस्तों सुंधा माता, दूसरा है गोगेला, तीसरा है शाकंभरी, चौथा है गुड़ा विष्णुयान। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है सुंधा माता अभ्यारण्य जो है राजस्थान में भालू का पहला संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो दोस्तों, ये जो सुंधा माता क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र जो है वो कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है अपने जालोर जिले के अंदर। किसमें दोस्तों? जालोर जिले में। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान का तो पहला है और देश का चौथा, ये देश का 4th भालू संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। भालू का संरक्षित क्षेत्र है देश का। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें दोस्तों, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 107 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 107 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको थोड़ा ध्यान में रखना है इस प्रश्न से संबंधित। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 200, आपको ध्यान में भी होगा, और 165 जो था वो 2001 की जनगणना का था। ठीक है, और ये अपने 2011 की जनगणना का है। ठीक है दोस्तों, और जो 382 है वो दोस्तों भारत का जनसंख्या घनत्व है। ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है दोस्तों, और अगर जनसंख्या घनत्व के आंकड़ों के बारे में हम बात करें तो दोस्तों आपको बताऊं मैं कि देश के अंदर राजस्थान जनसंख्या घनत्व के मामले में 18वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर? 18वें नंबर पर है, नंबर पर। ठीक है, और अगर हम राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें, सर्वाधिक, आप लिख लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो इसमें जो पहला जिला है दोस्तों वो है आपका जयपुर। ध्यान में रखना, ये सवाल कई बार पूछा गया है। दूसरा है दोस्तों भरतपुर, तीसरा है दोस्तों दौसा, चौथा है दोस्तों अलवर, और पांचवा है दोस्तों धौलपुर। जनसंख्या घनत्व की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है 1000 की जनसंख्या पे 1
वर्ग किलोमीटर की एरिया के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पर है जयपुर, दूसरे पे भरतपुर, तीसरे पे दौसा, चौथे पे अलवर और पाँचवें पे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। और सबसे कम की अगर बात करें तो ये तो हमने सर्वाधिक की बात करी, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो है, सबसे पहले आता है जैसलमेर, आपका जैसलमेर। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों बीकानेर। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो आता है वो है दोस्तों आपका बाड़मेर। चौथे नंबर पर जो आता है दोस्तों वो है आपका चूरू। और पांचवें नंबर पर जो आता है आपका दोस्तों वो है जोधपुर। ठीक है दोस्तों, ये आपके सर्वाधिक वाले हो गए और सबसे कम वाले हो गए। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल रा जैन शैली रा रचनाकार है। तो इसमें पूछा गया कि दोस्तों राजस्थानी शैली के जैन आदिकाल के जैन शैली के रचनाकार कौन है। तो इसमें आप देख लीजिए दोस्तों, आसगु, नरपति नालय, असाइत और श्रीधर व्यास। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है कवि आसगु। कौन है? जैन शैली के रचनाकार है दोस्तों। कौन है? कवि आसगु। कवि आसगु जैन शैली के रचनाकार। और दोस्तों इनकी एक रचना है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना है, चंदन बाला। क्या नाम है? चंदन बाला। इसके बारे में कई बार सवाल पूछे गए हैं। चंदन बाला इनकी रचना है। ठीक है दोस्तों, और ये जो चंदन बाला रचना है इनकी, ये करुण रस की है। करुण रस की रचना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ पिछले वाले सेट के अंदर एक सवाल रस से भी संबंधित पूछा गया था। करुण रस की कविता है ये। इसके अंदर जीव दया के बारे में, किसके बारे में दोस्तों? जीव दया के महत्व के बारे में बताया गया है। महत्व के बारे में। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों कि भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका आभानेरी के अंदर, दूसरा है जगत, तीसरा है सलुम्बर, चौथा है छोटी सादड़ी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है छोटी सादड़ी। यानी भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? छोटी सादड़ी के अंदर। अभी जो छोटी सादड़ी है वो कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है अपने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले के अंदर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है दोस्तों। प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी पड़ता है। और तहसील कौन सी पड़ती है दोस्तों? ये बात को ध्यान में रखो आप, निम्बाहेड़ा। कहाँ पड़ता है दोस्तों ये मंदिर? निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़ मार्ग पर। और छोटी सादड़ी क्या है दोस्तों? ये इस प्रतापगढ़ जिले की तहसील है दोस्तों। क्या है? तहसील। ठीक है दोस्तों, और आपको थोड़ा सा मैं और बताऊं तो जो भंवर माता का जो नाम भंवर माता है वो भंवर माता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों घना जंगल था। इनका जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर क्या था? प्राचीन समय में घना जंगल था और यहाँ पर बहुत सारे भंवर थे। क्या थे? भंवर थे। बहुत सारे भंवर होने के कारण इस माता का नाम पड़ा दोस्तों भंवर माता। और इस माता को दोस्तों दुर्गा माता का रूप माना जाता है। दुर्गा का रूप माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों वो करवाया था यशगुप्त। किसने दोस्तों? यशगुप्त के पुत्र गौरी ने। एक राजा थे वहाँ के, राजा का नाम था यशगुप्त और उसके पुत्र थे ये गौरी। यशगुप्त के पुत्र गौरी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जो राजस्थान में ब्लू पोट्री कला है वो दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और जयपुर में दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी अगर हम प्राप्त करने का ट्राई करें तो ये ओरिजिनली यानी मूल रूप से जो ब्लू पोट्री है दोस्तों मूल रूप से आपके तुर्क फारसी कला है। कौन सी कला है दोस्तों? ये तुर्क
फारसी कला। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं बात बताऊं तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान में इस कला को अकबर के टाइम पे, अकबर के समय राजा मान सिंह लाहौर से लाए। कहाँ से लाए थे? लाहौर से। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों जयपुर के अंदर ऑलमोस्ट 17वीं शताब्दी के अराउंड हुई थी दोस्तों। कब हुई थी आपको थोड़ा समय भी ध्यान रखना है, 17वीं शताब्दी के अराउंड। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, इसमें विशेष प्रकार की नीली डाई, कैसी डाई दोस्तों? नीली डाई का इस्तेमाल होता है, नीली डाई का इस्तेमाल। ठीक है दोस्तों। अगला जो बात करें, जो कि किससे बनाई जाती है? कोबाल्ट से। किससे बनाई जाती है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, किससे बनाई जाती है नीली डाई? कोबाल्ट से बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो जो है नेवरी दोस्तों वो कहाँ पहनी जाती है? पैरों के अंदर। नेवरी आपके पैरों में पहनी जाती है। आभूषण से संबंधित एक सवाल है ये। अगला सवाल है दोस्तों कि राजस्थान में डैश 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 जिले में बाणगंगा नदी का बेसिन सर्वाधिक प्रतिशत है? तो पहला ऑप्शन आपके पास भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर। चारों ही डिस्ट्रिक्ट से ये नदी बहती है दोस्तों। और इसका जो सर्वाधिक प्रतिशत भाग जो है वो दोस्तों भरतपुर जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है? भरतपुर जिले के अंदर। तो बाणगंगा नदी के बारे में अगर हम दोस्तों बात करें तो ये नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दोस्तों जयपुर के बैराट की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ियों से। ठीक है दोस्तों। और इसका जो एरिया दोस्तों कहाँ है? एरिया तो आपको बता ही दिया, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर। और ये दोस्तों कहाँ किस में मिलती है? ये जो नदी है वो दोस्तों यमुना नदी में मिलती है। अल्टीमेटली किस में मिलती है? यमुना नदी में। ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर एक बांध भी बना हुआ है। इसके ऊपर बांध बना हुआ है, कौन सा? रामगढ़ बांध। ध्यान में रखना है, रामगढ़ बांध इसके ऊपर बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, उन सहायक नदियों को भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो दोस्तों गुमटी नाला, गुमटी नाला, सूरी नदी, और अगर बात करें दोस्तों पलासन नदी, सावन नदी। ठीक है दोस्तों, ये इसकी सारी क्या है? सहायक नदियां हैं। क्या है दोस्तों? ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सहायक नदियाँ। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका बाणगंगा नदी के बारे में हुआ, आपको ध्यान में रखना है, कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन से पंथरा अनुयायी मेव मुसलमान घना है? यानी कौन से पंथ के अंदर उनके जो अनुयायी है वो मुसलमान बहुत ज़्यादा है? तो दोस्तों लाल दासी पंथ के अंदर मुसलमान यानी मेव मुसलमान सर्वाधिक है, बहुत सारे मेव मुसलमान हैं। ठीक है दोस्तों, लाल दासी पंथ। लाल दासी पंथ के बारे में बात करें तो दोस्तों लाल दास जी द्वारा ये पंथ बसाया गया था, लाल दास जी द्वारा। ठीक है दोस्तों। और लाल दास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है दोस्तों वो कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों धौली दूब। कहाँ हुआ था दोस्तों? धौली दूब, अलवर में। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको। इनकी जो समाधि है दोस्तों, इनकी समाधि कहाँ है? इनकी समाधि है दोस्तों शेरपुर में। कहाँ है दोस्तों? शेरपुर में। ये शेरपुर भी अलवर के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों। इनका जो मुख्य केंद्र है, जो लालदासी पंथ है दोस्तों, इनका मुख्य
केंद्र की अगर हम बात करें तो मुख्य केंद्र कहाँ है दोस्तों इनका? नंगला जहाज में। कहाँ है दोस्तों? नंगला जहाज भरतपुर में। कहाँ है दोस्तों? नंगला जहाज भरतपुर में इनका मुख्य केंद्र है दोस्तों। और जो हमने लालदास जी थे वो कौन थे दोस्तों? एक लकड़हारे थे। कौन थे? लकड़हारे थे। इनका जो जन्म था दोस्तों वो मेव परिवार में हुआ था। मेव परिवार में, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने जो उपदेश दिए अपने, वो दोस्तों कौन सी भाषा में दिए थे? मेवाती भाषा में, ठीक है दोस्तों। मेवाती भाषा में। जो मेवात क्षेत्र कौन कौन सा है दोस्तों? एक तो अलवर है, मेवात क्षेत्र में अलवर प्लस भरतपुर, ठीक है दोस्तों। आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, मेवात क्षेत्र इसके अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। आपको इतना ध्यान में रखना है लालदासी संप्रदाय के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों महनसर झुंझुनू के अंदर प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली स्थित है दोस्तों। और जो महनसर स्थित है दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र का एक क्षेत्र है, एक गांव है दोस्तों। शेखावाटी क्षेत्र का झुंझुनू के जिले के अंदर एक गांव है दोस्तों। इसकी जो स्थापना है दोस्तों, इसकी जो स्थापना की अगर हम बात करें दोस्तों, स्थापना की अगर हम बात करें तो दोस्तों स्थापना इसकी 1768 में। कब दोस्तों? 1768 में किसने की थी? शेखावतों की एक शाखा थी दोस्तों, इनमें से ठाकुरों ने, शेखावतों की शाखा ठाकुरों ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ये जो हवेलियाँ बनाई, एक सोने चांदी के प्रतिष्ठान पर बसा हुआ एक गांव बनाया दोस्तों, जो कि प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण क्षेत्र है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? तो देखिए दोस्तों, सीकर में, अलवर में, बूंदी में या उदयपुर में है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अलवर। भरतरी का मेला कहाँ बढ़ता है? अलवर जिले के अंदर, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? पहला ऑप्शन है आपके पास लूणकरणसर, दूसरा है पचपदरा, तीसरा है डीडवाना, चौथा है डेगाना। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है पचपदरा के अंदर। पचपदरा जो झील है आपके खारे पानी की झील है, वहाँ से नमक उत्पादन करती है खारवाल जनजाति, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, ये जो पचपदरा झील है वो किस में पड़ेगी? अभी बालोतरा जिले में। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बालोतरा जिले में आपकी पचपदरा झील पड़ेगी। और अगर हम बात करें दोस्तों, इस झील का जो निर्माण है दोस्तों, पचपदरा झील का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था दोस्तों पांचा भील ने। किसने करवाया था दोस्तों? पांचा भील ने। इस झील से जो नमक प्राप्त होता है उसका 98% भाग दोस्तों NaCl का होता है, यानी सोडियम क्लोराइड का होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ उच्च कोटि का नमक प्राप्त होता है दोस्तों, यहाँ से उच्च कोटि का नमक, ठीक है दोस्तों। इस झील से प्राचीन समय से खारवाल जनजाति ने दोस्तों नमक तैयार करती है दोस्तों, बहुत ही पुराने समय से करती आ रही है। अगला सवाल है दोस्तों, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों रामनारायण चौधरी, दूसरा है स्वामी गोपाल दास, तीसरा है नैनूराम शर्मा, चौथा है विजय सिंह पथिक। जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है नैनूराम। तो आपको थोड़ा सा अगर मैं बता दूं तो बूंदी जो किसान आंदोलन था आपका, कौन सा? बूंदी किसान आंदोलन। आपको ध्यान में रखनी है ये बात, यहाँ भी ये प्रश्न पूछा गया है। बूंदी किसान आंदोलन को दोस्तों बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है, बरड़। ये जो नाम आप सवाल में देख पा रहे हैं, ये बूंदी किसान आंदोलन का एक दूसरा नाम है दोस्तों। तो इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? नैनूराम शर्मा ने। कब हुआ था दोस्तों ये आंदोलन? ये होता आपका 1926 में। कहाँ हुआ था? बूंदी में। ऑब्वियस सी बात है, बूंदी रियासत में हो रखा है। और इसके अंदर दोस्तों राज्य के अन्य प्रथाओं के खिलाफ बहुत सारी प्रथाएं थी, जैसे बैत, बैगार, लागत, इन सारे चीज़ों के खिलाफ एक आंदोलन
चलाया गया था दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, पूर्वी राजस्थानी उपबोली है, यानी पूर्वी राजस्थानी की उपबोली कौन सी है दोस्तों? तो पूर्वी राजस्थानी की उपबोली है वो दोस्तों चौरासी। कौन सी है? चौरासी। चौरासी राजस्थान की पूर्वी राजस्थानी की उपबोली है। अगला सवाल है दोस्तों कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों के द्वारा हुई थी? तो जो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है दोस्तों वो है भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से हुई थी। और दोस्तों ये स्थापना कब हुई? ये स्थापना हुई थी दोस्तों 1944 में। कब हुई थी दोस्तों? 1944 में। ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। मंडल के अंदर और भी नाम शामिल है जो आपको पूछे जा सकते हैं कि इन नामों का किस प्रजामंडल से संबंध है। तो आप थोड़े से नाम ध्यान रखिएगा। गौरी शंकर उपाध्याय, गौरी शंकर उपाध्याय। और भी नाम है दोस्तों जैसे हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं। छगन लाल मेहता, छगन लाल मेहता। शिवलाल कोटड़िया, शिवलाल कोटड़िया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नाम है जो आपके डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। कई बार इनसे भी आपको प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। आपको और थोड़ा सा अगर ध्यान में रखना चाहो आप, तो कांग्रेस का जो हीरापुरा, कांग्रेस का हीरापुरा या हरिपुरा, ये था हरिपुरा था। ये इसको मैं नीचे लिखता हूँ दोस्तों, हरिपुरा। हरिपुरा अधिवेशन, अधिवेशन कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये जो आपका डूंगरपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना भोगीलाल पांड्या ने कब की थी? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको अगर सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो सीरीज़ को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको ऐसी सीरीज़ आगे भी चाहिए दोस्तों तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल अगर आपका हो दोस्तों, तो आप हमें इसका कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। रीट मुख्य परीक्षा 2026 के लिए हमने